नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और उसके अलावा भारत के विभाजन से पूर्व उससे संबंधित जो योजनाएं प्रस्तुत की गई उनके बारे में और वेवेल योजना के बारे में। तो शुरू करते हैं बातचीत को। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की भूमिका से। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग अब तक जो डिस्कशन कर चुके हैं वो ये कि 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसमें 39 में त्रिपुरी संकट के समय ये अध्यक्ष बने, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करते हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके बाद इन्होंने भारत से निकलकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट करने का फैसला किया। किस तरह से ये कलकत्ता से पेशावर होते हुए, काबुल होते हुए मास्को गए, बर्लिन गए और वहाँ से इन्होंने सिंगापुर, जापान में जाकर अपने आप को, इन क्षेत्रों में जाकर अपने आप को इतना डेवलप किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य भूमिका के रूप में सुभाष चंद्र बोस हमें दिखाई देते हैं। देखिए, इनका जो प्रयास था उसको सीधा डिस्कशन में लेकर आते हैं। आपको बता दिया गया था कि 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, INA की स्थापना की, इंडियन नेशनल आर्मी की। 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और इन दोनों संगठनों का नेतृत्व 1943 में 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को इन दोनों का नेतृत्व दिया गया। किस किस का? INA का, अर्थात आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रास बिहारी बोस ने बनाई थी। तो इन दोनों का नेतृत्व प्रदान किया गया। यहीं सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई। एक अस्थायी सरकार का हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा, महेंद्र प्रताप ने बनाई थी अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर भी एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इस अस्थायी सरकार के गठन में इनकी जो विशिष्ट भूमिका है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि अस्थायी सरकार जो बनाई गई, इसके अंदर प्रधानमंत्री के रूप में या यूँ कहिए कि राष्ट्रपति के रूप में भी इन दोनों पदों पर सुभाष चंद्र बोस स्वयं हैं। ठीक है, हमसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ किसको कौन सा काम दिया गया। अस्थायी सरकार जो बनाई गई उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस किस पद पर थे? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो पद हैं यहाँ पर ये खुद हैं। उसके अलावा बात करें तो महिला संगठन के जो नेतृत्व है, महिला संगठन का नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। और आपको बताएं कि जो आज़ाद हिंद फौज है, उस आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी जो ब्रिगेड्स बनाई गई उनमें किसको नेतृत्व दिया गया? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताएं, सुभाष ब्रिगेड जो बनाई गई थी इसका नेतृत्व शाहनवाज खान के पास था। और महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी बाई ब्रिगेड बनाई गई उसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल के पास था। तो इस तरह से इन्होंने सारा का सारा प्लानिंग किया। और आपको बताएं, इन्होंने जापान के साथ टाई अप किया और जापान के साथ टाई अप करने के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने की प्लानिंग की। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन ये बनता है कि दूसरे विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में जापान की स्थिति क्या है? देखिए, पहला विश्व युद्ध जो था वो जापान लड़ा था मित्र राष्ट्रों की तरफ से, जहां हम कहीं इंग्लैंड के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। परंतु दूसरे विश्व युद्ध में जापान अमेरिका, इंग्लैंड के विरोध में लड़ा है। और ऐसी स्थिति में जापान का एक नारा है, एशिया फॉर एशियंस। एशिया फॉर एशियंस का नारा था इनका, मतलब एशिया एशिया वालों के लिए। ठीक है, अब एशिया एशिया वालों के लिए इसी तरह का नारा दयानंद सरस्वती का भी है, भारत भारतवासियों के लिए। तो एशिया एशिया वालों के लिए जापान का नारा है और जापान ये कह रहा है
कि कहीं अब आवश्यकता है कि एशिया के अंदर से जो ब्रिटिश ताकत है या और देश जो यूरोपियन देशों ने यहाँ कब्जा कर रखा है, उनको भारत से या और देशों से बाहर निकाला जाए। अर्थात एशिया से उन सब लोगों को बाहर निकाला जाए जो अलग महाद्वीप के हैं, अर्थात यूरोप के हैं मुख्य रूप से, तो उनको बाहर निकालने की बात की जा रही है। और इसलिए जापान मदद करना चाहता है भारत की, और भारत की मदद करने का बहुत सीधा सा अभिप्राय है, चाहे जापान ही भारत पर कब्जा कर ले परंतु वो यहाँ से ब्रिटेन को निकालने में भारत की मदद जरूर कर रहा है। तो जापानी सेना प्लस इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज, इन दोनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और इस संयुक्त मोर्चे के माध्यम से इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने की योजना बनाई। इस योजना में ये सफल कहाँ हुए तो आपको बताएं, जो मणिपुर क्षेत्र में, जो हम कहें कि कोहिमा का क्षेत्र है, मणिपुर के कुछ क्षेत्र में कोहिमा पर इन्होंने अपना ध्वज फहरा लिया। उसके बाद इन्होंने, उसके साथ ही 1943 की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर भी अधिकार स्थापित कर लिया और इनके नाम चेंज कर लिए। और आपको बताएं लगभग 6 महीने तक ये पूरे के पूरे क्षेत्र जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व में या यूं कहिए कि नियंत्रण में रहे हैं। अंडमान और निकोबार, इनके नाम बदल दिए गए थे। अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा गया और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा गया। इस तरह के प्रयास कंटिन्यू चलते रहे। सुभाष चंद्र बोस लगातार भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने की योजना और उसकी क्रियाविधि से जुड़े रहे, परंतु हुआ ये कि जापानी सेना को लौटना पड़ा। लौटना इसलिए पड़ा क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हालत ख़राब हो गई, अमेरिका के साथ तकरार बढ़ता चला गया और जब जापान की सेना लौट गई तो निश्चित रूप से इनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचते। इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरह से लड़ पाएँ, तो इनका जो अभियान है वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। पर सुभाष चंद्र बोस का जो ये प्रयास था, मैं कहूँगा कि एक मैराथन प्रयास था, एक बहुत बड़ा प्रयास था कि वो भारत को स्वतंत्र कराने और अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए प्रयासरत थे। यहाँ पर आपको एक दो चीज़ों का जिक्र और कर दें। इन्होंने 6 जुलाई 1944 को रंगून से महात्मा गांधी से बात की, अपने प्रयासों के बारे में बताया और यहीं से इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और महात्मा गांधी रिवर्स में क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र हमारे ही परिवार का बिगड़ेल बच्चा है। ठीक है, इस तरह की लाइनिंग हमको सुनने को मिलती है। तो कोई बात नहीं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब सुभाष चंद्र बोस के ये विदेशों से जो प्रयास थे ये कंटिन्यू चलते रहे, परंतु एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में आज तक संशय बरकरार माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई, तो ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकू जो नगर है वहाँ से एक फ़्लाइट ने उड़ान भरी और उस उड़ान के अंदर ही कहीं सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई इसके बारे में बहुत जांच आयोग बैठे, बहुत सारी जानकारियाँ इधर उधर हुई, परंतु अंतिम रूप से अब मान लिया गया है कि उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके बाद सुभाष चंद्र बोस दोबारा किसी परिदृश्य में हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये कि इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया, इन्होंने स्थायी सरकार बनाई और इनके 2 नारे बड़े प्रसिद्ध रहे जो इन्होंने सिंगापुर से ही दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के नारे सुभाष चंद्र बोस के आज भी बहुत पॉपुलर हैं और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही अब तक भी बहुत लोग, मतलब जिन्होंने उस एक्सपीरियंस को जिया था वो लोग अब यहाँ देखने को मिले अब तक, बहुत लंबी उम्र वाले। तो उनका जो संघर्ष है वो अपने आप में अनूठा रहा और एक बड़ा प्रयास सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हमें देखने को मिला यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आपको यहीं पर जिक्र कर देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो जब उनकी मृत्यु का संदर्भ हम पढ़ चुके हैं, तो इसके अलावा इन लोगों पर जो जीवित बचे थे और जिनका मुख्य नेतृत्व में योगदान था,
इन लोगों पर 1945 में, यही हम बातचीत को पूरा कर लेते हैं, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के जो मुख्य नेतृत्व था उस पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया। लाल किले का मुकदमा किसके खिलाफ चलाया गया? यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो आप ज़रूर देख लेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लाल किले का मुकदमा कब चलाया गया? 1945 में। इस समय जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम पूछा जाता है, लॉर्ड वेवेल थे। और किन किन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, इस मुकदमे में किन किन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, वो ज़रूर देखें आप। एक तो थे इसमें शाहनवाज़ खान, जैसा कि अभी हमने बात की और उसमें डिस्कस किया था कि शाहनवाज़ खान जो थे उनकी मुख्य भूमिका थी। तो शाहनवाज़ खान थे मुख्य रूप से यहाँ पर, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। परंतु आपको बताएं, भारत के जो बड़े बड़े वकील थे उन सब ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की थी, जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया। आपको ध्यान रखना है, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का एक पैनल इनके मुकदमे को लड़ता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, जिसमें अरुणा आसफ अली हैं, कैलाश नाथ काटजू हैं, कई तरह के लोग, ये काफ़ी लोगों ने यहाँ पर प्रयास किए, परंतु उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। हालांकि बाद में दबाव को देखते हुए लॉर्ड वेवेल ने इनकी जो सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो लाल किले का मुकदमा किससे संबंधित है, कब हुआ, गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, और जो वकीलों का नेतृत्व है वो किसने किया? तो भूला भाई देसाई ने किया। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर इसी से अटैच कर लेनी है और ये संदर्भ हमारा समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग इस समय किस स्थिति में है, किस तरह की डिमांड में है। देखिए, मुस्लिम लीग ने, आपको याद होगा, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग पहली बार कर दी थी। अब क्या कर रहे हैं वो, 23 मार्च को ही, 23 मार्च 1943 को इन्होंने कराची अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया। ठीक है, आपको याद रखना है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को हुई और पाकिस्तान की पहली मांग जो थी लाहौर अधिवेशन में 1940 में, वो भी 23 मार्च को रखी गई और पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को पहली बार मनाया गया। और इस पाकिस्तान दिवस को मनाने के साथ ही मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया, डिवाइड एंड गो। डिवाइड एंड गो, विभाजित करो और जाओ, तोड़ो और छोड़ो, काफ़ी नामों से इसको डिफाइन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की मांग मुस्लिम लीग ने यहाँ पर डेवलप कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 ऐसी योजनाओं का जिक्र हम लोग करेंगे जिन योजनाओं के माध्यम से भारत के विभाजन की एक भूमिका सी तैयार की जा रही है, या यूँ कहिए कि एक प्रपोजल से डाले जा रहे हैं कि इस तरह से भारत का विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर लतीफ़ की योजना की। डॉक्टर लतीफ़ ने एक योजना प्रस्तुत की और उस योजना में उन्होंने ये कहा कि भारत को सांस्कृतिक इकाइयों में बांट दीजिए। सांस्कृतिक इकाइयों में बांटने का मतलब ये है कि बांट दीजिए कि ये मुसलमानों का क्षेत्र है, ये हिंदुओं का क्षेत्र है या दक्षिण भारतीयों का क्षेत्र है, तो उसको इस तरह से डिवीज़न कर दीजिए और जनता को माइग्रेट कर दीजिए। मतलब यदि राजस्थान में मुसलमान ज़्यादा हैं और अगर आपने पाकिस्तान वाला क्षेत्र मुसलमानों के लिए स्वीकार किया है तो आप राजस्थान के मुसलमानों को वहाँ जाने के लिए कह देंगे। यहाँ पर भारत के विभाजन को नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केवल सांस्कृतिक इकाइयों में बांट दीजिए और जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दीजिए, तबादला कर दीजिए। अर्थात हिंदू एक जगह रह जाएं, मुसलमान एक जगह रह जाएं, सिख एक जगह रह जाएं, ईसाई एक जगह रह जाएं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक कर दिया जाए। ये डॉक्टर लतीफ़ की योजना के नाम से जाना जाता है। इसी बीच एक बहुत बड़ी योजना
राजगोपालाचारी योजना के नाम से आई। सी राजगोपालाचारी जो थे, इनकी योजना 1944 में आई और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के पहले वो मेंबर थे जिसने कहा कि समय रहते विभाजन कर दो, क्योंकि इसके परिणाम आगे जाकर अच्छे नहीं होंगे। बड़ी अजीब सी बात ये रही कि सी राजगोपालाचारी ने बहुत पहले इस चीज़ को कह दिया था कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे देना ही भारत के लिए हितकर होगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। हालांकि उस समय, जिस समय इन्होंने 1944 में इस प्लानिंग को कहा और इन्होंने बताया कि जिस तरह का विभाजन अब हुआ है ना, तो उस विभाजन में सी राजगोपालाचारी की इस योजना का डिस्कशन देखा गया। उन्होंने कहा था कि पश्चिम में भी और पूर्व में भी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के हो जाने चाहिए, अर्थात मुसलमानों को दे दिए जाने चाहिए। पर उस समय जब राजगोपालाचारी ने ये योजना प्रस्तुत की तो उन्हें काफ़ी स्थानों पर पत्थर मारे गए। आप विश्वास कीजिए, ऐसी स्थितियां आई, राजगोपालाचारी को कांग्रेस छोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कहा और उनकी प्लानिंग को बिल्कुल एक तरह से यूं कहिए कि सबने अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने वालों में केवल कांग्रेस नहीं है, जिन्ना भी है। आपको बताएं, सी राजगोपालाचारी की इस योजना पर गांधी और जिन्ना के बीच में 18 दिन तक बातचीत हुई और उस बातचीत में भी जिन्ना ने ये कहा कि ये तो छोटा सा पाकिस्तान है, हमें नहीं चाहिए, सड़ी गली योजना है, बोला क्षुद्र पाकिस्तान है, छोटा सा पाकिस्तान है, हम इसको नहीं लेंगे। अर्थात यहाँ डिस्कशन हुआ जरूर है और राजगोपालाचारी कहीं ना कहीं सच कह रहे थे, सही कह रहे थे। जितने लोगों ने जान गंवाई है भारत में या भारत पाकिस्तान के विभाजन में जितने लोगों की मौत हुई है, वो अपने आप में ये एग्जाम्पल है कि यदि इस समय इस योजना को सही तरीके से प्लान कर लिया जाता, इससे संबंधित योजना को स्वीकार कर लिया जाता, तो निश्चित रूप से इतनी त्रासदी ना झेलनी पड़ती। और हो सकता है कि आज भारत और पाकिस्तान के जो संबंध, जो कश्मीर मुद्दा या इस तरह के हैं, इस तरह के विवाद भी शायद ना होते। परंतु इस व्यक्ति की बात को उस समय नहीं सुना गया प्रॉपरली और यूं कहिए कि जिन्ना भी इससे सहमत नहीं हुए तो इनकी योजना भी असफलता की ओर चली गई। तो राजगोपालाचारी की योजना 1944, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी बीच एक समझौता भी करने की कोशिश की गई जिसे लियाकत देसाई समझौता के नाम से जाना जाता है। लियाकत देसाई समझौता, ये प्रयास किया गया 1945 में और लियाकत देसाई समझौते को यदि हम देखें तो यहाँ पर अप्रैल 1945 का संदर्भ हमें मिलता है। ये लोग कौन हैं तो आपको बताएं, यहाँ पर हैं भूला भाई देसाई, जिनका जिक्र हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे या जो नेतृत्व था, उन पर जो लाल किले का मुकदमा चला था, तो वहाँ वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था और ये थे लियाकत अली। इन दोनों के बीच समझौते की बात हो रही है और उस समझौते में ये कहा जा रहा है कि जो अंतरिम सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है कि अंग्रेज भारत में संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, संविधान बनेगा, इस दौरान अंग्रेज चले जाएंगे, तो एक सरकार उस समय विकसित होगी जिसका नाम अंतरिम सरकार होगा। शासन की अस्थायी व्यवस्था को उस समय संचालन के लिए अंतरिम सरकार बनेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या इक्वल रखने की बात चल रही थी। लियाकत देसाई समझौते में कोशिश की गई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य बराबर रख दिए जाएंगे और जब बराबर रख दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा और दोनों अंतरिम सरकार में आराम से भागीदारी कर पाएंगे। पर यह समझौता भी कहीं ना कहीं फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो इस तरह की कई योजनाएं आई जिसमें भारत के विभाजन के यूँ कहें कि प्रतिबिंब दिखाई देने लगे और अभी प्लानिंग शुरू हो गई है कि किस तरह से अब मुसलमानों के लिए एक अलग देश विकसित किया जा सकता है। तो इसी के बाद यदि हम कहें तो एक अंतिम ब्रिटिश प्रयास भी सामने आया और उस अंतिम ब्रिटिश प्रयास की बात भी हम इस क्लास में फाइनल कर लेते हैं। और वो अंतिम ब्रिटिश प्रयास कौन सा था उसे भी हम देख लें, तो वो है वेवेल योजना। देखिए वेवेल योजना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है इसमें। तो वेवेल योजना,
1945। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो वेवेल योजना जो थी वो प्रस्तुत की गई 14 जून 1945 को, 14 जून 1945। ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे इस समय, लॉर्ड वेवेल जो थे वो इस समय थे वायसराय। आपको ध्यान रखना है, इस समय तो ये वायसराय हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन जो थे उस समय ये प्रमुख सेनापति थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इस समय ये वायसराय हैं, और इन वायसराय ने जो योजना प्रस्तुत की इसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। हम अब ठहर कर इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये क्या योजना थी। देखिए, मुसलमान लगातार एक चीज़ कह रहे थे कि हमें कांग्रेस के समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, या अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा होनी चाहिए, और हमें जो कम प्रतिनिधित्व मिलता है, अर्थात जो संस्थाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो मुसलमानों को कम मौका मिलता है जीत कर जाने का या अपने सदस्य भेजने का, तो बराबर का मौका हमें मिलना चाहिए। ये मुसलमानों की लगातार मुस्लिम लीग की कंटिन्यू मांग थी। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी भले ही वो पूर्ण स्वराज्य मांग रहे हों, परंतु जो उनकी पूर्वकालिक मांग थी, पहले जो मांग थी वो थी औपनिवेशिक स्वराज्य की। और कहीं ना कहीं वेवेल योजना इन दोनों चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। दोनों चीज़ों को पूरा करने का मतलब क्या है कि ये कांग्रेस को क्या देना चाह रहे हैं। कांग्रेस की मांग जो है औपनिवेशिक स्वराज्य, पहले की जो मांग है उनकी औपनिवेशिक स्वराज्य, वो प्रदान करने का एक प्रयास कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग को सदस्यों की जो समानता है वो प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस योजना को मिश्रित रूप से वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया ये बहुत अच्छी योजना थी। लॉर्ड वेवेल ने ये कहा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, जिसके बारे में कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को मौका मिलना चाहिए, तो आपको बता दें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में इन्होंने कहा कि केवल वायसराय, या जिसे हम गवर्नर जनरल कह दें, या सैन्य अध्यक्ष या सेनापति, ये दोनों तो अंग्रेज होंगे। इसके अलावा जो सदस्य होंगे वो 14 सदस्य, जिसमें से 5 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के होंगे। इसके अलावा 4 सदस्यों की बात करें तो वो नॉमिनेशन होना था, नॉमिनेट करेगा वायसराय, परंतु 10 सदस्य निश्चित रूप से 5 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के होंगे। इसका मतलब ये प्लानिंग कहीं ना कहीं मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए है, और जब मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए है तो हिंदू महासभा जैसे संगठन जो है वो इसका विरोध करेंगे, निश्चित है। अब दिल्ली में गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए शिमला में ले गए इन लोगों को कि चलो शिमला में हम डिस्कस करते हैं, और शिमला सम्मेलन के नाम से एक गतिविधि आयोजित हुई, शिमला सम्मेलन। और ये शिमला सम्मेलन 24 जून से 14 जुलाई तक, लगभग 21 दिन तक ये शिमला सम्मेलन 1945 में ही आयोजित किया गया। इस शिमला सम्मेलन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो वेवेल तो भाग लेंगे ही, मुस्लिम लीग का नेतृत्व करेंगे जिन्ना, और कांग्रेस का नेतृत्व किया मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, क्योंकि मौलाना आज़ाद अब भी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आपको ध्यान रखना है क्रिप्स मिशन के समय भी यही हेड थे, और वेवेल योजना के समय भी यही हेड है। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने नेतृत्व किया है। यहाँ पर डिस्कशन हुआ, और इस डिस्कशन में कांग्रेस ने अपने सदस्यों की सूची तैयार की, और उस सूची में जो 5 सदस्य थे उसमें सबसे पहला नाम जो था वो था मौलाना आज़ाद का। हम समझ रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस को अपने 5 सदस्य भेजने, मुस्लिम लीग को भी अपने 5 सदस्य भेजने, तो यहाँ पर मौलाना आज़ाद का नाम सबसे पहले रखा गया, और इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके नाम को भी प्राथमिकता पर रखा गया कि 5 सदस्य जो हम भेजेंगे कार्यकारिणी परिषद में, जो भारत का शासन संचालित करेंगे,
उसमें ये लोग होंगे। अभी तो ये सूची यहीं पहुंची थी, जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस किसी भी मुस्लिम सदस्य को नहीं भेजेगी। जिन्ना कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहती है। मुसलमानों का केवल एकमात्र संगठन मुस्लिम लीग है और मुस्लिम सदस्यों को भेजने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। अर्थात अब जिन्ना ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग में है वो मुसलमान जाएंगे, यहाँ से कांग्रेस मुसलमान नहीं भेजेगी, चाहे वो सिख भेजे, हिंदू भेजे, ईसाई भेजे, परंतु मुसलमानों को इस सूची में नहीं भेजेगी। कांग्रेस हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और निश्चित सी बात है, जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य आएंगे और यहाँ पर भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का विभाजन सा है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाएगा फिर से। तो जिन्ना इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम सदस्य भेज सकती है, कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि मौलाना आज़ाद तो हमारे अध्यक्ष है और इस व्यक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, तो हम इनके बिना कार्यकारिणी नहीं चला सकते। इन योग्य व्यक्तियों का कार्यकारिणी में होना अनिवार्य है। ठीक है, बात आगे चलती रही, बढ़ती रही, और जब इतना लंबा डिस्कशन चला तो यहाँ जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे और जिन्ना ने यहाँ तक प्रपोजल डाला कि अगर आपको इन दोनों को भेजना ही है तो आप एक काम कीजिए, आप इनको हमारी तरफ से सेलेक्ट करके भेज दीजिए। अर्थात मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों में ये दोनों सदस्य शामिल होंगे। तो ये डिस्कशन कंटिन्यू चलता रहा। वेवेल की एक शानदार योजना जो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पर असफलता की ओर चली गई और वेवेल जो है वो यहाँ पर बड़े निराश हुए और ये योजना बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो गई। गांधी इस समय शिमला में थे पर शामिल नहीं हुए थे और ये पूरे की पूरी योजना फेल हो गई। और जब ये योजना फेल हो गई तो अब ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि इनका एक साथ रहना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ रहना शायद संभव नहीं है और अब विभाजन की दिशा में हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वेवेल योजना जिसके बारे में मौलाना आज़ाद ने कहा था कि यह भारत की राजनीति में एक जल विभाजक के रूप में सिद्ध होगी। अर्थात ये योजना अगर सफल हो जाती और वेवेल की बात को मान लिया जाता तो शायद भारत का विभाजन रुक जाता, शायद कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक आपसी सहमति से भारत के श्रेष्ठ इतिहास का निर्माण कर सकते थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और वेवेल की ये योजना जो है वो यहाँ पर असफल हो गई। और असफल होते ही अब भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की दिशा में हम लोग कदम बढ़ा जाएंगे। अब अंग्रेज़ों को लग गया कि कैबिनेट मिशन बनाना होगा, कैबिनेट मिशन आएगा और किस तरह से माउंटबेटन के हाथों भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।